नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा और अब से थोड़ी देर के बाद देश में 5 राज्यों के चुनाव की तारीखों का ऐलान होने जा रहा है। सिर्फ 30 मिनट का वक्त बाकी है। शाम 4:30 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, पुडुचेरी और केरल में चुनाव की तारीखों की घोषणा होगी। और अब तक की खबर के मुताबिक पश्चिम बंगाल में 5 से 6 चरणों में चुनाव हो सकता है। असम में 2 फेज में चुनाव कराए जा सकते हैं। यह चुनाव बंगाल में ममता बनर्जी की अग्नि परीक्षा के समान है, जहां बीजेपी ने ममता दीदी के किले में सेंध लगाने के लिए पूरा जोर लगा रखा है। वहीं असम में भारतीय जनता पार्टी सरकार लगातार दूसरी बार वोटर्स का विश्वास जीतने के लिए उतरेगी। तो कुल 5 राज्य हैं जहां पर चुनाव होना है और इनकी तारीखों का ऐलान शाम 4:30 बजे यानी अब से ठीक आधे घंटे के बाद चुनाव आयोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके करने जा रहा है। और इस वक्त हमारे साथ कई संवाददाता मौजूद हैं। हमारे देवेंद्र पराशर दिल्ली से हमारे साथ हैं, कोलकाता से हैं अर्चना सिंह और बेंगलुरु से टी राघवन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले देवेंद्र, 5 राज्यों की तारीखों का ऐलान थोड़ी देर में हो जाएगा। दिलचस्पी इस बात में होगी कि किस राज्य में कितने चरणों में चुनाव होता है, क्योंकि उसका भी एक असर पड़ता है वोटिंग पैटर्न पर। जी हाँ, बिल्कुल सौरभ, और तकरीबन अब से 50 मिनट बाद वो तस्वीर साफ हो पाएगी, क्योंकि 4:30 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगा तो शुरू के 15 से 20 मिनट तो चुनाव आयोग ये बताएगा कि क्या क्या तैयारियां की गई हैं, किस तरह से चीज़ें की गई हैं। और जो संकेत मिल रहे हैं उस हिसाब से आप मानकर चलिए कि जो पहले फेज के जो चुनाव की जो पहली तारीख होगी वो होली के आसपास हो सकती है। 28 मार्च को होली हम सभी जानते हैं, तो होली के आसपास की वो तारीख हो सकती है, जैसे 26 मार्च हो जाए या होली के जस्ट बाद हो जाए, तो होली के आसपास का ये संकेत है। दूसरी चीज़ की अगर बंगाल के फेजेस की बात करें तो पिछले 2 चुनाव बंगाल के 6 फेज में हुए थे, लेकिन इस बार वो टाइम स्पेन कम है और इस बात के संकेत थे कि हो सकता है कि 5 फेज में भी वो चुनाव हो। हालांकि अंतिम फैसला क्या हुआ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही पता चल पाएगा। दूसरी चीज़ की केरला की जो 140 सीटें हैं वहाँ पर एक फेज में ही चुनाव होते रहा। पिछला बार चुनाव एक फेज में ही था, लेकिन क्योंकि इस बार कोरोना का संकट वहाँ पर है तो चुनाव आयोग के अंदर ये एक थिंकिंग उभरी थी कि क्या केरल के चुनाव को 2 फेज में किया जाए। असम में पिछली बार भी 2 फेज में चुनाव हुआ था, इस बार भी 2 फेज के ही संकेत दिख रहे हैं। तमिलनाडु में पिछली बार 1 फेज में चुनाव हुआ था और इस बार भी तमिलनाडु को लेकर कोई अलग संकेत मिलते नहीं दिख रहे हैं। पुडुचेरी में तो सिर्फ 30 सीटें हैं, तो वहाँ पर तो 1 फेज में ही चुनाव होना है। तो कुल मिलाकर चुनाव आयोग की कोशिश ये है कि पश्चिम बंगाल के नज़रिए से बात करें तो ना सिर्फ कोरोना सोशल डिस्टेंसिंग, बल्कि वहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना, वायलेंस को ध्यान में रखते हुए वो एक अलग मसला है। बाकी 4 राज्यों में उस तरह की तस्वीर नहीं है। बाकी 4 राज्यों में जो मेन कंसर्न है वो कोरोना है। बिल्कुल, और हर लिहाज से ज्यादा दिलचस्पी पश्चिम बंगाल के चुनाव पर ये कह सकते हैं कि इन 5 राज्यों में सबसे बड़ा इनाम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, सबसे बड़ी चुनौती वो पश्चिम बंगाल का चुनाव ही होने जा रहा है। अर्चना इस वक्त कोलकाता में है। अर्चना, अभी की खबर है चुनाव की तारीखों का ऐलान हो उससे पहले ममता बनर्जी ने अपने वोटरों को लुभाने के लिए एक और कदम चला। उन्होंने जो डेली वेज वर्कर्स यानी दिहाड़ी पर काम करने वाले जो कर्मचारी मजदूर होते हैं उनका जो वेतनमान है वो बढ़ा दिया है और इसके मुताबिक उनका कहना है कि लगभग 56-57 हजार लोगों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। बिल्कुल सौरभ, चुनाव की तारीखों के ऐलान के पहले लगभग 1 घंटा पहले ममता बनर्जी ने ऐलान किया है और ये उनकी कोशिश है कि जो वोटर हैं, जो खासतौर पर लेबर क्लास है यहाँ पर, उसमें एक उन्होंने कैटेगरी अलग से जोड़ी भी है, स्किल्ड लेबर की, जो पहले नहीं थी, उनका वेतनमान भी तय किया है। तो हर पार्टी अपनी कोशिश कर रही है। इस बार यहाँ जो मुकाबला है वो बीजेपी और टीएमसी के बीच ही है। थर्ड फ्रंट जिसकी कोशिश लगातार चल रही है, कांग्रेस, लेफ्ट और आईएसएफ, एआईएमआईएम, कौन कैसे क्या बनाएगा अभी तक ये तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। तो मुख्यमंत्री अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हैं, क्योंकि उनको भी ये पता है कि 2019 के लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए उसके बाद वो अपने वोटर्स को संभाल रही हैं। उनके वोटर्स ना छिटकें, दूर ना जाएं, ये उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। और इसीलिए ममता बनर्जी बीजेपी की कोई रैली होती है उसके बाद उसकी काट के तौर पर वो भी रैली करती हैं, या कह सकते हैं वो तुरंत उसके कुछ देर बाद ही, कुछ घंटों बाद ही अपना कोई ऐसा प्रोग्राम ज़रूर फिक्स करती हैं जिससे वो वोटर्स के मन में अपनी जगह बना पाएं, ये बता पाएं कि पिछले 10 साल के सरकार के दौरान, उनके कार्यकाल के दौरान उन्होंने क्या क्या काम किया है यहाँ के लोगों के लिए। और यहाँ के लोगों का कोई भला चाहता है तो वो टीएमसी ही है, वो ममता दीदी ही हैं। इसीलिए वो कभी दीदी की भूमिका में आ जाती है और कभी बेटी की भूमिका में आ जाती है। लेकिन यहाँ पर बात उन्होंने मैं बंगाल की गोलकीपर हूँ और मैं किस बीजेपी को यहाँ एक भी गोल नहीं करने दूंगी। बहरहाल ये सब चुनावी बयानबाजियां हैं। हमारे साथ इस वक्त 2 मेहमान हैं, नुपुर शर्मा भारतीय जनता पार्टी से और राधिका खेड़ा कांग्रेस पार्टी
पार्टी से हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, नूपुर जी और राधिका जी। 4 बड़े राज्यों में चुनाव होने जा रहा है। एक केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में भी अभी जो कुछ हुआ उसके बाद वहां भी बहुत दिलचस्पी है जिस तरीके से नारायणसामी सरकार गिरी या गिराई गई। लेकिन नूपुर शर्मा, पश्चिम बंगाल सबसे बड़ा प्राइज है इन चुनावों में, और पश्चिम बंगाल में शायद आपकी चुनौती भी सबसे बड़ी है क्योंकि सामने ममता बनर्जी हैं। देखिए, नमस्कार सौरभ जी, आपको, राधिका जी को और सारे आपके दर्शकों को। मैं इतना कहूंगी कि कहाँ 4%, कहाँ 10%, कहाँ खाता नहीं खुलता था और वहीं पे 22 का टारगेट रखा तो भारतीय जनता पार्टी 18 सीटें निकाल के आई और लगभग 41% वोट शेयर निकाल के आई 2019 के लोकसभा चुनाव में। माहौल बिल्कुल गरमाया हुआ है, डगमगाते कदम स्कूटी से गिरते नजर आ रहे हैं। लेकिन ये ना भूलिएगा कि कुछ महीने पहले ये आगाज भी लगाया गया था दीदी के द्वारा, अरे लेफ्ट और कांग्रेस मेरे साथ आके लड़ लो, और किस तरीके से इन दलों ने उनको बिल्कुल दरकिनार कर दिया इस उनकी दरख्वास्त को। मैं इतना जानती हूँ कि जो भी हमें लिखने, पढ़ने में, सुनने में और देखने में न्यूज़ चैनलों पे आपके द्वारा जो पता चल रहा है जी, वेस्ट बंगाल में माहौल बदल रहा है और जो वहाँ की जनता जनार्दन है, कहीं ना कहीं सप्रेशन, अंग्रेजी में अगर मैं शब्द कहूँ, ये सप्रेशन या तानाशाही वाली राजनीति जो दीदी की टीएमसी करती आ रही है, गुंडागर्दी की राजनीति जो दीदी की टीएमसी करती आ रही है, चोर चक्की वाली राजनीति जो करती आ रही है, विकास के नाम पे हर चीज के ऊपर सफेद और नीला पुताई कर देने से लोगों का भला तो हुआ नहीं है। कहीं ना कहीं इसका परिणाम उनको दिखने को मिलेगा इस बारी राज्य चुनाव में। राधिका जी को चर्चा में लाते हैं। राधिका जी, पश्चिम बंगाल के चुनाव की अगर पहले बात करें तो ज्यादातर आप एक्सपर्ट से या जो जमीन पर जो लोग जा रहे हैं उनसे बात करें तो इसको एक क्लोज कॉन्टेस्ट तृणमूल कांग्रेस बनाम भारतीय जनता पार्टी के तौर पर देखा जा रहा है। अच्छा, मुझे बताया जा रहा है शायद अभी उनका लिंक थ्रू नहीं हुआ है, उनके पास हम चलेंगे दोबारा। लेकिन देवेंद्र, इन जो तमाम राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, पश्चिम बंगाल को लेकर सबसे ज्यादा दिलचस्पी और जितना जोर बीजेपी ने खास तौर पर पश्चिम बंगाल में इस वक्त झोंक रखा है, किसी और राज्य में वैसा अभी तक कोई प्रचार कैंपेन नजर नहीं आता बीजेपी का। कोरोना के मामले बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। अब बिल्कुल सर, अब 2014 से ही आप कहते हैं कि 2014 लोकसभा चुनाव के बाद ही बीजेपी पश्चिम बंगाल की तैयारियों में जुटी हुई थी इस विधानसभा चुनाव के लिए, और वो दिख रहा है। बीजेपी ने तैयारी की है लगभग 1500 रैलियां करने को, जो कि 294 विधानसभा पश्चिम बंगाल के जो है उस पर असर छोड़ने के लिए, और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम पार्टी के दूसरे केंद्रीय मंत्री, पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी, राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यों के पदाधिकारी, सांसद, ये सारे मौजूद हैं। और लगातार एक स्ट्रेटजी के तहत आप देख रहे हैं कि पीएम के वहाँ पे कार्यक्रम हुए, अमित शाह के कार्यक्रम हुए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यक्रम हुआ, अभी राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज वहाँ पे हैं, स्मृति ईरानी आज वहाँ पे हैं। तो एक स्ट्रेटजी के तहत बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। और ये सिर्फ सौरभ इस लिहाज से नहीं है कि ये इस बार पश्चिम बंगाल का विधानसभा का चुनाव है, बल्कि इस लिहाज से भी है कि अगले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ये मानकर चल रही है कि अगर हिंदी हार्टलैंड में, क्योंकि ऑलरेडी वो कई जगहों पे बहुत ऑप्टिमम पे पहुंची हुई है, तो वहां कोई कमी हो तो उसकी जबरदस्त भरपाई पश्चिम बंगाल से भी की जा सके। तो ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी इसको एक विधानसभा चुनाव के तौर पे नहीं देख रही है, बल्कि आगे अपने बोनस के तौर पे वो देख रही है कि विधानसभा चुनाव में सरकार बनाए और आगे, ताकि अगले लोकसभा चुनाव में बीजेपी फिर से यहाँ पे जबरदस्त जीत। एक बार अब राधिका जी के पास हम जा सकते हैं। मैं बात करने की कोशिश कर रहा था उनसे, फोन डिस्कनेक्ट हो गया था। राधिका जी, पश्चिम बंगाल की बात पहले कर रहे हैं, जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो उससे पहले इस कॉन्टेस्ट को तृणमूल बनाम भाजपा के तौर पर देखा जा रहा है मुख्यतः, लेकिन आपकी पार्टी का या आपके अलायंस का भी वहां पर एक बहुत प्रमुख किरदार रहने वाला है। और साथ में अब तो जब जैसे आईएसएफ के साथ आप लोगों का करार, आपके गठबंधन का करार होता हुआ दिखाई दे रहा है, आप वहां अपने अलायंस का, अपनी पार्टी का कैसा स्वरूप देखती हैं? देखिए, वहां पे सरकार कांग्रेस की गठबंधन की सरकार बनेगी, क्योंकि बंगाल की जनता ने देख लिया है किस तरीके से असली टीएमसी और नकली टीएमसी, भाजपा और जो अभी दीदी की टीएमसी है उसमें से एक तो असली है और एक नकली है, क्योंकि उन्हीं के लोग उधर भागे हुए। तो पहले तो इन लोगों को आपस में डिसाइड करना है कि असली कौन है और नकली कौन है, टीएमसी 1 और टीएमसी 2.0 कौन है। तो सारा बंगाल जानता है कि यही लोग हैं जो बार बार हिंसा करता है, कभी एक दूसरे पर वार करते हैं, जिसकी वजह से वहां के लोग भी डेंजर में आते हैं। कभी वो भगवान के नाम पे राजनीति करते हैं, दुर्गा माँ के नाम पे राजनीति करते हैं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दुर्गा माँ का अपमान करते हैं। और आज राजनाथ सिंह जी, हमने देखा किस तरीके से अभी अपने भाषण में डैमेज कंट्रोल कर रहे थे और किस तरीके से भाजपा ने बिहार में दुर्गा माँ के भक्तों पे गोलियां चलाई थी, किस तरीके से अपमान होता है वो भी देखते हैं। दिलीप घोष साहब ने कहा, और ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये समझने की जरूरत है कि किस तरीके से ये पूरे चुनाव को सिर्फ रिलीजन के
के नाम पे बांटना चाहते हैं। इनके अध्यक्ष ने भगवान श्री राम जी को कहा कि हम तो जी पूरा चुनाव भगवान श्री राम नहीं, राजा राम पे लड़ेंगे। बताइए, अब पहले तो ये तय ही नहीं कर पा रहे कि कभी कोई कहते हैं कि वो भगवान जी है कि राजा है। इतना अपमान हमारे भगवान श्री राम का, हमारे आराध्य का। तो पूरे बंगाल की जनता ये देख रही है। और फिर आते हैं बात महंगाई के ऊपर। इस तरीके से ये दोनों मिलके जनता का बेवकूफ बना रहे हैं। एक तरफ से सेंटर और स्टेट मिलके दाम बढ़ाए जा रहा है डीजल, पेट्रोल के, एलपीजी के, और फिर ममता दीदी। राधिका जी देखिए, आप पॉलिटिकल वर्कर हैं। अगर हम थोड़ा सा जमीन पर उतरकर बात करें, आपकी ख्वाहिश हो सकती है कि बंगाल में आपकी पार्टी की सरकार बने। आप अगर ये असम के बारे में कहें, केरल के बारे में बात कहें, तो लोग आपकी बात को गंभीरता से लेंगे। लेकिन पश्चिम बंगाल के बारे में फिलहाल आपकी पार्टी की स्थिति को देखते हुए यह दावा करना कि आप सत्ता में आएंगे, यह अतिशयोक्ति लगती है। देखिए, मैं फिर बोलूंगी, पूरे देश की जनता देख रही है किस तरीके से भाजपा जहां जहां गई है वहां वहां उन्होंने नफरत की राजनीति फैलाई है। और फिर बोलूंगी, टीएमसी असली और टीएमसी नकली भी तो वही कर रहे हैं। और नफरत से लोग तंग आ चुके हैं। उनके जो असली मुद्दे हैं, जिनको 6 साल से इन्होंने दरकिनार कर दिया है, किसानों का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, 100 रुपए प्रति लीटर डीजल पेट्रोल के हालात है। आम जनता के लिए, गरीब आदमी के लिए कहां से चूल्हा चलेगा? इनके तो कोई भी नेता जो पहले सड़क पे सिलेंडर लेकर आते थे, गले में प्याज की मालाएं पहन के बैठते थे, कहां पे थी स्मृति ईरानी जी? गई थी वो चुनाव प्रचार। अच्छा, मैं जरा आपकी बात का जवाब ले लेता हूं। नुपुर रिस्पॉन्ड करना चाह रही हैं आपकी बात पर। नुपुर बोलिए। देखिए, सबसे पहले तो शायद इनको अपना खुद का इतिहास याद नहीं है। ये भूल गई है कि जब कांग्रेस सरकार पावर में थी तो वही एलपीजी जिसको महंगा बता रही है, जो 700 से अधिक नहीं पहुंच पाया है, ये इनकी सरकार के अधीन 1200 रुपए का हो गया था जब 2014 में इनकी ही सरकार थी। और 2011 में 2013 के अंदर वही 1000 रुपए से ऊपर का था। रही महंगाई की बात, जहां इन्फ्लेशन रेट 4 और 5% के बीच में है, जरा राधिका जी आपको थोड़ा सा फायदेमंद रहेगा ये याद रखना कि 2010 से 2013 के बीच में वही इन्फ्लेशन रेट 10 से 12% के बीच का था। तो महंगाई इन्फ्लेशन रेट से ही गिनी जाती है और उसके हिसाब से आपका डबल डिजिट इन्फ्लेशन रेट आपने इस देश को करके दिखाया था। अगर महंगाई की बात करनी है तो 2013 में सत्ता छोड़ते छोड़ते 1 किलो प्याज आपके टाइम पे 100 से 120 रुपए किलो हो गई थी। अच्छा नहीं लगता है पुरानी बातें याद करके, लेकिन लगा लीजिए 7 साल पहले 100 रुपए किलो प्याज कितनी महंगी पड़ती होगी। लेकिन 2013 में 2021 में बहुत अंतर आ गया। आज आप इस बात से इनकार करती हैं कि घर में कोई भी व्यक्ति वही तो मैं कह रही हूँ सौरभ जी, कोई गृहिणी जब रसोई गैस का सिलेंडर खरीदती है या जब कोई आदमी अपनी बाइक में या कार में पेट्रोल या डीजल डलाता है तो उसको चुभता है। यह हकीकत है। नहीं, मैंने आपकी बात बिल्कुल मान ली, लेकिन अगर यही चलता है तो मुझे बता दीजिए कि स्टेट वैट इन्होंने इतना क्यों बढ़ा रखा है? ऐसी क्या शर्म आन पड़ी राजस्थान को कि 2% कम कर दिया अपना स्टेट वैट? अपने स्टेट वैट को 36 से 40% क्यों कर रखा है? कम कर दें, क्योंकि वो जो केंद्र में जो जाता है एक्साइज, उससे भी स्टेट को टैक्स का रेवेन्यू मिलता है। नहीं, वो आपसे पलट कर ये पूछ सकते हैं कि हमने तो फिर भी 2% कम किया, केंद्र ने कितनी एक्साइज घटाई? आप मेरी बात सुन लीजिए सौरभ जी, पूरी बात मैं कहूंगी। ये पेट्रोल डीजल पे अगर डिबेट है तो मुझे बता दीजिएगा, चुनाव पे डिबेट है, इसको मुद्दा बनाया गया है। नुपुर, आप इसको समझिए, ये भी चुनाव का मुद्दा है। तो ये भी मुद्दा है कि 1200 रुपए का एलपीजी क्यों बिक रहा था जब वो 700-800 का बिक सकता था 7 साल पहले? इसी महंगाई की मार में मैं वही पूछना चाह रही हूँ कि 12% क्यों पहुंच गया था? 11.88% था इन्फ्लेशन रेट कांग्रेस की सरकार के अधीन, यूपीए 2 के। अच्छा चलिए, देखिए हम यहाँ दिल्ली में बैठे हैं, ये मुद्दा है या नहीं चुनाव में, इसको हम सीधे कोलकाता लेकर चलते हैं। मनीष भट्टाचार्य हमारे दिन भर घूमते हैं लोगों के बीच में। मनीष, ममता बनर्जी ने अभी कल एक स्कूटी पर चल करके सचिवालय तक का रास्ता तय किया। गले में उन्होंने एक पोस्टर टांग रखा था और उन्होंने ये कहा, मैं देश भर की विपक्ष की सरकारों से, गैर भाजपा सरकारों से आह्वान करती हूँ कि इस मुद्दे पर एकजुट हो और इस पर एक कैंपेन खड़ा करें। लेकिन क्या जमीन पर जब आप जाते हैं तो ये चुनावी मुद्दे के तौर पर कहीं दिखाई देता है आपको? देखिए, बिल्कुल ये छाया हुआ है पश्चिम बंगाल में ये चुनावी मुद्दा। आम जन से जब हम बातचीत कर रहे हैं तो पेट्रोल डीजल के जो बढ़ते हुए दाम हैं उनको लेकर लगातार वो सवाल जवाब पूछ रहे हैं कि क्या वजह है कि लगातार इतना ज़्यादा पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, गैस के दाम बढ़ रहे हैं। ये चुनावी मुद्दे में छाया हुई है। इस चीज़ को ममता बनर्जी भी अच्छी तरीके से जानती हैं, इसीलिए कल स्कूटी से, इलेक्ट्रिक स्कूटी से घर से अपने सचिवालय तक निकली और सचिवालय से घर तक के पहुँचे। अभी कुछ देर पहले हम फुरफुरा शरीफ गए हुए थे, तमाम लोगों से बातचीत कर रहे थे तो हम उनसे पूछ रहे थे ये सवाल जवाब कि केंद्र
सरकार की योजनाएं भी तमाम है जो आम लोगों के लिए अच्छी हैं। इनके विषय में आप कहना क्या चाहते हैं? क्योंकि उन योजनाओं के लिए तो हम बाद में कहेंगे, लेकिन वर्तमान समय में पश्चिम बंगाल में बेरोजगारी के बाद एक सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि पेट्रोल और डीजल के दाम बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, गैस, रसोई गैस के दाम बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, ये जो कि आम जनजीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। लिहाजा हमारे जनजीवन से अगर जुड़ा हुआ है तो चुनाव में ये मुद्दा उठना लाजमी भी है। एक बार राघवन के पास भी चले। राघवन, नुपुर शायद ये कहना चाह रही हैं कि ये मुद्दा है, इससे गुरेज नहीं, लेकिन इसका चुनाव पर कितना असर पड़ेगा ये सवाल है। क्या लोग राज्यों की विधानसभाओं में वोट करते हुए इस बात पर नजर रखते हैं कि उनका तेल कितने में आ रहा है, गैस का सिलेंडर कितने में आ रहा है? जी देखिए सौरभ, आम लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। असेंबली इलेक्शंस लोकल इश्यूज पर लड़े जाते हैं और ये जाहिर तौर पर ये मुद्दा बनेगा और उसको बनाने की कोशिश भी डीएमके जो मुख्य विपक्षी पार्टी है तमिलनाडु में उसने शुरू कर दिया। एमके स्टालिन के हर भाषण में हम ये चीज़ देख रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस उनके अलायंस पार्टनर है, वो भी इस बात को लगातार तमिलनाडु में उठा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि चैलेंज इस बार एआईडीएमके के सामने ये है, जिसके साथ बीजेपी अलायंस में है, कि वो क्या सत्ता की हैट्रिक बना सकती है। क्योंकि दिलचस्प बात यह है कि पिछले 4-5 दशकों में पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक बहुत बड़ा वैक्यूम वहां पर क्रिएट हुआ है। हम आप जानते हैं कि जयललिता और करुणानिधि अब वहां पर जो स्टालवार्ट लीडर्स थे तमिलनाडु के, वो अब जिंदा नहीं है। तो ऐसे में क्या पलनीस्वामी में वो मादा है, क्या उनमें वो करिश्मा है कि एआईडीएमके को तीसरी बार जीत दिला सकें? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब चुनाव नतीजों में पता चलेगा। और डीएमके को शायद यही लगता है कि एक उनके पास स्कोप है कि वो बाई वर्च्यू उनके पास ये सरकार आ जाएगी। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात सौरभ ये भी पता चल रही है जमीन में कि एमके स्टालिन के नेतृत्व को लेकर आम जनता में उतनी दिलचस्पी नहीं दिखाई दे रही है। उनका ये मानना है कि पलनीस्वामी भले ही वो बाई एक्सीडेंट चीफ मिनिस्टर बने, लेकिन उनका जो कार्यकाल रहा, उनका जो इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स है वो बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं। एक प्लस उनकी तरफ जाता हुआ दिख रहा है। इसलिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग तमिलनाडु के चुनाव हो गए सौरभ। और कुछ सेकंड पहले जैसे ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में कर रही है, कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पलनीस्वामी ने भी ये बताया कि किस तरह से उनकी गवर्नमेंट ने ये सारे काम किए। आज असेंबली में उन्होंने एक मसौदा पास कर दिया जिसमें जो डोमिनेंट कम्युनिटी है, 1 ईयर कम्युनिटी, उनके लिए रिजर्वेशन की बात कही गई है। उन्होंने कहा कि कोरोना के वक्त तमिलनाडु ने 10 लाख लोगों को रोजगार दिया है जो किसी भी स्टेट में नहीं हुआ है। तो कोशिश ये की जा रही है कि स्कीम से मिलाकर हर राज्य का चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग है। कुछ ना कुछ एक ऐसी बात हर राज्य में है जो इस चुनाव को बहुत ज्यादा दिलचस्प बनाती है। पुडुचेरी कहने को छोटा राज्य है, केवल 30 सीटें हैं, लेकिन वहां भी अब इलेक्शन से 4 महीने पहले जिस किस्म से सरकार गिरी है नारायणसामी की, उनको लगता होगा कि इसकी सिंपैथी उनको मिलेगी, लेकिन यहां जो और ताकतें हैं उनको ऐसा लगता है कि इसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को होगा। बहरहाल हर राज्य पर हम बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा चुनाव आयोग।